सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने देश के युवाओं को परजीवी बोला है, यानी जो दूसरों के भरोसे जिंदा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कॉकरोचेस की तरह यानी तिलचट्टों की तरह युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता, अपने पेशे में कोई स्थान नहीं मिल पाता, यानी निठल्ले हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और कुछ अलग तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर ये सब हमला करना शुरू कर देते हैं। यानी इनका कहना है कि देश में ऐसे बहुत सारे परजीवी कॉकरोच हैं, तिलचट्टे हैं जो कि व्यवस्था पर हमला करते हैं। अब हुजूर के इस बयान को लेकर कल से खूब चर्चा हो रही है, चौतरफा आलोचना हो रही है और लोग जमकर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सवाल तो होना ही चाहिए। हुजूर ने इतने बड़े पद पर बैठकर बात ही ऐसी कह दिया है, तो हमने सोचा कि क्यों न इस मामले का बढ़िया पोस्टमार्टम ही कर दिया जाए, क्योंकि उसके बिना बात पूरी समझ में आएगी नहीं। हुजूर ने जो कहा है वो बात आई गई नहीं हो सकती। इनकी बातों में वही झलक रहा है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया और IT सेल के गुर्गों की बातों में झलकता है। और प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर एक बार परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था, याद तो होगा ही। अब हुजूर भी सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कर रहे हैं, मगर हुजूर कम से कम अपने पद की लाज तो रखते। तो आइए देखते हैं कि देश में अगर बेरोजगारी है तो उसका जिम्मेदार कौन है और हुजूर क्या कर रहे हैं उस बारे में, इनकी क्या जवाबदेही थी, स्वयं किस तरीके से यहाँ तक की यात्रा कर पाए हैं और यात्रा करने के बाद क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हुजूर की व्यवस्था से सत्ता और सेठों को लगातार लाभ मिल रहा है, भारत की जनता और लोकतंत्र को मिला बाबा जी का ठुल्लू। और इस वीडियो के आखिर में मैं ये भी बताऊंगा कि असल में देश का तिलचट्टा कौन है, यानी कॉकरोच कौन है जो देश को चाट रहा है, असल में परजीवी कौन है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देश की न्यायपालिका के मुखिया की जबान से शायद इतिहास में पहली बार अपने देश के युवाओं के लिए ऐसे घटिया शब्द निकले हैं। बाकी अमृतकाल में और न जाने क्या क्या निकलने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अमृतकाल में कौन किस हद तक गिर जाएगा इसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। आज लगेगा कि यही हद है, कल दूसरी हद बन जाएगी। सबसे पहले युवाओं की बात कर लेते हैं, इसके बाद हुजूर के व्यक्तिगत मामले पर आएंगे। हालांकि वो व्यक्तिगत है नहीं, मगर फिर भी कल वकीलों के किसी मामले पर सुनवाई करते हुए हुजूर ने कह दिया कि हजारों की संख्या में ऐसे फर्जी वकील हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ करती नहीं है, मैं उनकी डिग्रियों की जांच कराऊंगा, CBI से जांच कराऊंगा। सवाल है कि अगर फर्जी डिग्री के वकील हैं तो आप जांच कराइए, जांच करानी चाहिए, जांच करा के उन्हें सजा दीजिए, फांसी दे दीजिए। आपके पास पावर है, जो करना है करिए। हालांकि फांसी तो नहीं दे सकते फर्जी डिग्री पर, मगर आपके सामने जो मुद्दा है उस पर विचार करिए, उस पर टिप्पणी करिए, उस पर फैसला सुनाइए। आप कहीं की बात कहीं लेके चले जाते हैं और देश के करोड़ों युवाओं को एक मुश्त आपने जनरल स्टेटमेंट देकर कॉकरोच और परजीवी बता दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज व्यवस्था पर हमला करने वाले बहुत सारे परजीवी मौजूद हैं, तिलचट्टों की तरह यानी कॉकरोच की तरह कुछ युवा हैं जिन्हें न तो रोजगार मिलता है, न ही पैसे में कोई जगह मिल पाती है। और ये लोग कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ RTI कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर हमला शुरू कर देते हैं। सवाल यह है कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े सीनियर जज हैं, आप इतने कमजोर हैं कि सवालों को, आलोचनाओं को हमले का नाम देते हैं और उन सवालों आलोचनाओं से इतने विचलित हो जाते हैं कि अपने पद की गरिमा भूल जाते हैं। तो मेरी समझ से ये कमजोरी देश के युवाओं की नहीं है, माफ करिएगा हुजूर, ये कमजोरी आपकी नजर आती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में अगर बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी क्यों आई है इतनी प्रचंड? क्या आपने कभी बेरोजगारी के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास किया चीफ जस्टिस? अप्रैल 2026 में भारत में बेरोजगारी दर 6.5% से भी ज्यादा हो चुका है। देश में करोड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा बैठे हैं, पढ़ लिख कर भी बैठे हैं। बेरोजगारी भी दो तरीके की होती है, एक शिक्षित बेरोजगारी, दूसरी अशिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित करने के लिए स्कूल चाहिए, ऐसा स्कूल जहां मुफ्त में शिक्षा मिले, तभी तो सब पढ़ पाएंगे। जबकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले 12 साल में, यानी जब से अमृतकाल आया है, लगभग 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए। अब सोचिए कि जिस देश में 85 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं, 100 करोड़ लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है, मुद्रास्फीति 8% से ऊपर चली गई है, वहां लोग पहले अपना पेट पालेंगे या फिर बच्चों को महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएंगे? क्या यह उनकी औकात के भीतर है? तो सवाल है कि जब 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे तो आप कहां थे माननीय चीफ जस्टिस? क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस मामले को उठाया? क्या आपने सरकारों से पूछा कि जब सरकारी स्कूल बंद होंगे तो गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, क्या आपने रास्ता तैयार
नहीं किया या होने नहीं दिया स्कूलों को बंद करने का कि गरीबों के बच्चे पढ़ न पाए, और जो फीस दे सकते हैं उनको प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था एकदम चूस मारती है। और माननीय चीफ जस्टिस, आपके पिता तो खुद ही सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे, आप भी तो सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, तो क्या आपको भी सरकारी शिक्षा यानी मुफ्त शिक्षा का महत्व मालूम नहीं है? यदि सरकारी विद्यालय देश की पुरानी सरकारों ने नहीं बनाया होता तो आपके पिताजी कहां पढ़ाते और आप कहां पढ़ते? मगर फिर भी आपने लाख के करीब सरकारी स्कूलों के बंद होने पर कोई एक्शन नहीं लिया हो तो बताइए चीफ जस्टिस। अमृतकाल लागू होने के बाद से देश भर में जितनी भी बढ़िया सरकारी यूनिवर्सिटीज थी उन सब के भीतर दंगों का माहौल बना दिया गया। पूरे सिस्टम ने मिलकर, गोदी मीडिया और सत्ता ने मिलकर देश की टॉप यूनिवर्सिटीज को बदनाम किया, उन्हें आतंकवादियों का अड्डा बताया गया। सवाल है कि जब जेएनयू को गालियां दी जा रही थी, टेररिस्ट सेंटर बताया जा रहा था, तो माननीय चीफ जस्टिस आप कहां थे? दिल्ली से बाहर थे क्या? आपने एक बार भी बोला कि जहां से देश का भविष्य बनता है उस विश्वविद्यालय को बदनाम न किया जाए? जब तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस लाखों में कर दी गई, गरीब का पढ़ना तो दूर, पढ़ाई के बारे में सोचना भी हैसियत से बाहर हो गया, तब क्या चीफ जस्टिस आपने और आपके सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी पूरी न्यायपालिका ने क्या किया? यानी एक तो पूरी व्यवस्था गरीब को शिक्षा से दूर करने में लगी हुई है, और दूसरे जो किसी भी तरीके से लाखों की फीस देकर मेहनत करके पढ़ लिख भी ले, डिग्रियां भी ले तो भी नौकरी नहीं मिलती। आप लोग जरा कल्पना करिए कि ज्यादा नहीं, महज 12-13 साल पहले आईआईटी में जिनका सिलेक्शन हो जाता था तो पूरा खानदान छाती फुला के घूमता था, क्योंकि उनको भरोसा था कि अब उनकी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, आईआईटी की डिग्री लेने के बाद भी 38% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। ये इस देश की हालत बन गई। सवाल है कि क्या ऐसे आंकड़ों पर कभी चीफ जस्टिस की नजर नहीं पड़ती है? यदि आईआईटी परीक्षा पास करके डिग्री लेने के बाद भी इस देश के युवा बेरोजगार हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप देखिए कि इस देश में कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसका पेपर लीक नहीं होता। ग्रुप डी से लेकर कांस्टेबल, एसआई और यहां तक कि बाबूगिरी और इंजीनियरिंग, मेडिकल तक के पेपर लीक हो जाते हैं। एक युवा 2 साल 3 साल तक तैयारी करता है, किसी तरह बेचारा सिलेक्शन पा जाता है, इसके बाद 4-5 साल पढ़ाई करके डिग्री लेता है, फिर भी अगर नौकरी न मिले तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है चीफ जस्टिस? देश के युवा सरकारी नौकरियों की भर्तियों में शामिल होने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं। निठल्ली सरकारें एक तो समय से वैकेंसी नहीं देती भी हैं तो पर्चा लीक हो जाता है या करवा देती हैं, और फिर उसी बहाने सालों साल इन चीजों को टाला जाता है। युवाओं का जीवन, उनकी जवानी खराब की जाती है। अमृतकाल से पहले कम से कम युवाओं को इतना भरोसा हुआ करता था कि चुनाव के समय नौकरी आएगी, भर्ती आएगी तो हमको नौकरी मिल सकती है। अब तो वो भरोसा भी खत्म हो चुका है, क्योंकि शायद जनता का वोट सत्ताधारियों को चाहिए ही नहीं। ज्ञानेश कुमार जिंदाबाद है। तो जब आए दिन इस तरह से पेपर लीक होते हैं और युवाओं का भविष्य खराब होता है, उनको बेरोजगारी में ढकेला जाता है, वो भी पूरे सिस्टमेटिक ढंग से, तो क्या ये बातें आपको पता नहीं चलती चीफ जस्टिस? अभी नीट की परीक्षा लाखों युवाओं ने दिया, 20-25 लाख युवाओं के किस्मत का बंटाधार आपकी इसी व्यवस्था ने किया है, जिस व्यवस्था पर हमला करने की बात आप कर रहे हैं। साल 2015 में जब पेपर लीक जैसी चीजें सामने आई तो यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर एक भी गड़बड़ छात्र गलत तरीके से घुस जाता है तो ये पूरी व्यवस्था के लिए दिक्कत वाली बात है। लेकिन साल 2024 में यही आरोप लगते हैं तो वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। और अभी जब नीट का पेपर आउट हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, तो आपने क्या किया चीफ जस्टिस? बताइए। आपकी कलम में तो बहुत ताकत है। आपने किसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय किया कि आगे से ऐसा न हो? हर बार पेपर आउट होना, हर बार सीबीआई को जांच सौंप देना और जांच का परिणाम हर बार नील बटे सन्नाटा रहना। नीट पेपर आउट होने के बाद कुछ जगहों से युवाओं के सुसाइड की खबरें सामने आई है। चीफ जस्टिस, आपको पता चला कि नहीं? बार बार कहा जा रहा है कि एनटीए के अफसर ही पेपर लीक में शामिल हैं, और जिन्हें पकड़ा गया है उसने ऑन कैमरा मीडिया से कहा कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, यानी बड़े लोग बचे रहेंगे, अगली बार फिर से आउट करवाएंगे। वो बड़े लोग कौन है चीफ जस्टिस? क्या आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? यानी जो 2 तरह की बेरोजगारी है उन दोनों के लिए सत्ता और व्यवस्था जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो की ताकत होती है, वो ताकत किसी को परजीवी या तिलचट्टा बुलाने के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, वो ताकत सोशल जस्टिस के लिए है। लोगों की मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को आप पूरा करवा सकें उसके लिए दिया गया है, लोगों को जस्टिस मिल सके उसके लिए है। यदि एक वेलफेयर स्टेट में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो इसके लिए जिम्मेदार वही सिस्टम है जिस सिस्टम को आप छुई मुई बताना चाहते हैं। जिस देश में अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है, देश की 40% से ज्यादा संपत्ति मात्र 1% लोगों के पास है, 85 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा है। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट क्या आपने नहीं देखा चीफ जस्टिस? गरीबी अमीरी के बीच बढ़ती हुई खाई के लिए जिम्मेदार कौन है? अब जब पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने में आपका सिस्टम फेल हो जाता है, अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में फेल हो जाता
चाहता है और युवा अपनी मेहनत अपने दम पर कुछ करना चाहता है तो फिर आप उन्हें परजीवी और कॉकरोच बुला रहे हैं। और अब यदि आपने कॉकरोच बुला ही दिया है तो दुनिया जानती है कॉकरोच के साथ क्या किया जाता है, मानवीय व्यवहार क्या है। लोग तिलचट्टों को जहर देकर मार देते हैं। तो ऐसा करिए, आपकी व्यवस्था बेरोजगारों को रोजगार तो दे नहीं सकती, फिर सबको इकट्ठा करिए और जहर देके मार दीजिए। हिटलर की तरह कोई गैस चैम्बर बनवाइए, उसमें देश भर के बेरोजगार युवाओं को ठूस के जैक्लो बी नाम की जहरीली कीटनाशक गैस छोड़वा दीजिए जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड होता है, या गोलियां दे दीजिए। इस देश के सारे युवा कॉकरोच की तरह खा के मर जाए, गैस सूंघ के मर जाए। वैसे भी बेरोजगारी का दंश किसी घुटन भरी मौत से कम थोड़ी ना है। हुजूर ने कहा कि कुछ परजीवी हैं, कॉकरोच टाइप के हैं, इनमें से कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ मीडिया में चले जाते हैं। अब बाकी मीडिया संस्थानों के बारे में तो मुझे नहीं पता। जहां तक बात सोशल मीडिया की है और आपने परजीवी कहा है, तो हुजूर बड़े सम्मान के साथ आपको बताना चाहता हूं, हम परजीवी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आप सच में देखना चाहते हैं तो कभी आइए हमारे पास। सुबह 8 बजे नींद खुलने के बाद से रात में 1 बजे 2 बजे तक हम जो करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, आप खाली हमारे साथ बैठे रहिए और मेहनत का अंदाज़ा लगाइए, अपनी आंखों से देखिए। शायद तब पता चलेगा कि यदि इतनी मेहनत सिस्टम में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे लोग करते, तमाम माननीय जज लोग करते, तो आज देश के युवाओं का हाल ऐसा न होता कि आप उन्हें कॉकरोच बुलाएं, आप उन्हें परजीवी कहें। हम परजीवी बिल्कुल नहीं है मिलाड, बहुत मेहनत करते हैं। हफ्ते गुजर जाते हैं बाहर निकले और कभी कभी तो कई दिन गुजर जाते हैं सूरज की धूप देखे। पिछले 4-5 साल से मैं खुद घूमने के नाम पर आज तक कहीं नहीं गया। आप तो लगभग हर सैटरडे संडे कहीं न कहीं किसी कार्यक्रम में फीता काटते हुए, फोटो खिंचाते हुए, हलवा पूड़ी खाते हुए नजर आ जाते हैं भाजपा नेताओं के साथ। तो जो लोग सुबह से लेकर आधी रात तक मेहनत करते हैं वो परजीवी कैसे हुए चीफ जस्टिस? सोशल मीडिया वालों को जनता के टैक्स का पैसा भी नहीं मिलता बैठकर खाने के लिए, न तो उन्हें कई एकड़ का बंगला मिलता है, न सरकारी गाड़ी मिलती है, न सुरक्षा मिलती है। वो सब अपने दम पर जी रहे हैं। उसमें भी समय समय पर आप ही की व्यवस्था उन्हें बेरोजगार करने पर लगी रहती है। उनके चैनलों पर हमला होता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। आपने कहा कि कुछ मीडिया में चले जाते हैं, तो क्या मीडिया का रोल आप भूल गए? जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आपके कथित विरोधी माने जाने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता के खिलाफ मीडिया में खूब खबरें लगवाई जाती थी, वो पत्रकार कौन था जिसके जरिए खबरें लगवाई जाती थी और कौन लगवाता था? आरटीआई कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट का नाम तो आप ऐसे ले रहे हैं जैसे ये करना बहुत बड़ा पाप है। यानी जिस काम के लिए इनाम मिलना चाहिए उस काम को हुजूर पाप की तरह दिखा रहे हैं, जबकि ये लोगों का संवैधानिक अधिकार है और आपका काम है हुजूर इस संविधान की रक्षा करना। इस संविधान की वजह से आप मिलाड बने हैं, मगर फिर भी आप इस तरह से देश के युवाओं को कॉकरोच और परजीवी बुला रहे हैं। क्या आप बताएंगे कि आपने देश के युवाओं को रोजगार देने या दिलाने के लिए अब तक कौन से प्रयास किए? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती एक संस्था के चीफ होने के नाते? बहरहाल अब आइए जरा वर्तमान चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि देश के हर युवा के पास ऐसी किस्मत और ऐसी पकड़ नहीं होती जैसी मिलाड के पास रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं आप खुद ही देख लीजिए। साल 2019 में हुजूर के बारे में कारवां ने एक रिपोर्ट छापा था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जस्टिस सूर्यकांत पर बेहद गंभीर अनियमितताओं, संपत्तियों के सौदे, टैक्स चोरी और घूस लेकर जमानत देने के आरोप लगे थे। इनके खिलाफ शिकायतें लंबित थीं। एक बार फिर से सुनिए, गंभीर अनियमितता करने, संपत्तियों के सौदे में गड़बड़ी करने, टैक्स चुराने और घूस लेकर जमानत देने जैसी शिकायतें हुजूर के खिलाफ हुई थीं और उन पर फैसला नहीं हुआ, यानी शिकायतें लंबित थीं। एक रियल एस्टेट कारोबारी सतीश कुमार जैन ने उस वक्त के चीफ जस्टिस एच.एस. कपाड़िया को बाकायदा पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि जस्टिस सूर्यकांत ने संपत्तियों की कीमत कम दिखाकर कैश में ट्रांजैक्शन किया और लगभग 7 करोड़ 63 लाख की टैक्स यानी स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ। सवाल है कि इतना सारा कैश हुजूर के पास कहां से आ रहा था कथित रूप से, और यदि स्टाम्प ड्यूटी चोरी हुई तो इससे देश का नुकसान हुआ कि नहीं? शिकायत में कारोबारी जैन ने सेल डीड वगैरह सब कुछ लगाया था और बताया था कि संपत्तियों की कीमत बहुत ज्यादा थी, उन्हें बहुत कम दिखाया गया। इतना ही नहीं, इस कारोबारी ने यह भी आरोप लगाया कि जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी 3 प्रॉपर्टीज को रेनोवेट करवाया, 2 चंडीगढ़ में और 1 पंचकुला में फार्म हाउस को रेनोवेट कराया, जिसका खर्चा लगभग 19 लाख था, लेकिन इन्होंने पेमेंट नहीं किया। हालांकि बाद में जैन ने यह भी कहा कि 6 लाख की पेमेंट बाद में उन्हें दी गई। यानी किसी की मेहनत का पैसा हड़प करने का भी आरोप लगा। साल 2017 में एक दूसरी शिकायत हुई थी, जब पंजाब की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद एक कैदी ने शिकायत किया कि जस्टिस सूर्यकांत ने एनडीपीएस एक्ट के 8 मामलों में रिश्वत लेकर जमानत दिया। सोचिए, 1-2 नहीं, 8 मामलों में घूस लेकर जमानत देने का आरोप लगा। उस कैदी ने यह आरोप लगाया कि जस्टिस सूर्यकांत के भाई, भतीजे और 2 वकील हुजूर के लिए दलाल का काम करते हैं, यानी दलाली करते हैं, सेटिंग करवाते हैं, पैसा लेते हैं। समझने वाली बात यह है कि इस तरह के तमाम आरोप हुजूर पर लगते रहे और ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज बने रहे। 2018 में जब इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का,
का। इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ही जज A.K. मित्तल जस्टिस सूर्यकांत से करीब 4 साल सीनियर थे, लेकिन उन्हें सुपरसीड करके जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। ऐसी क्या विशेष क्वालिटी थी हुजूर के भीतर, ये तो हुजूर ही जाने। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक जज गोयल साहब ने इस पर आपत्ति भी जताया था और कहा था कि A.K. मित्तल को ही जज बनाया जाना चाहिए, सूर्यकांत को नहीं। तो सवाल यह है कि इतना सारा उपाय और इतना सारा प्रभाव देश के सभी युवाओं के पास तो नहीं है कि टैक्स चोरी करने, रिश्वत लेकर जमानत देने के बाद भी और इतने गंभीर गंभीर आरोपों के बाद भी वो किसी पद पर बने रहे, प्रमोशन होता रहे, ज्यादा काबिल लोगों को नीचे कर दिया जाए और कुछ लोगों को ऊपर कर दिया जाए। ये अमृत अवसर और ऐसी किस्मत देश के सभी युवाओं को तो नहीं है हुजूर। समझने वाली बात यह है कि हुजूर की व्यवस्था लगातार सत्ता के सामने नतमस्तक होती नजर आती है। अभी अभी प्रधानमंत्री ने तेल बचाने के लिए देश की जनता से कहा, किसी भी अन्य संस्था या अन्य स्थानों पर इस बात को लेकर उतना ज्यादा एक्टिवनेस नजर नहीं आया जितना सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। वर्क फ्रॉम होम का ऐलान हो गया, जहां पर हजारों की संख्या में मामले लंबित हैं, लाखों लोग न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहां पर आप वर्क फ्रॉम होम करके क्या दिखाना चाहते हैं? देश की आबादी 140 करोड़ है, आम जनता तेल बचाएगी तो बचेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ 100 कर्मचारी तेल बचा लेंगे तो बच जाएगा? और मूल सवाल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के यहां सरकार से और प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि जब रूस तेल देने को तैयार है फिर भी भारत सरकार क्यों नहीं ले रही है? जानबूझकर देश की जनता को संकट में क्यों डाला जा रहा है? अभी हाल ही में खबर आई कि रूस से कोई गैस का जहाज आ रहा था, भारत सरकार ने मना कर दिया, लौटा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पूछना चाहिए कि जब देश में लोग गैस के लिए परेशान हैं, खाना खाने को मोहताज हैं, लाले पड़े हैं, सत्ता की क्या मजबूरी है कि मिलता हुआ गैस वापस कर दिया? क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पिछले कुछ सालों का यह रिकॉर्ड रहा है कि देश के बड़े बड़े धन्ना सेठों का और सत्ताधारियों का मामला इन्हीं अदालतों से फटाफट निपटा दिया जाता है। एक बड़े सेठ के बेटे का मामला आया था, 3 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जांच हुई, रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को देख भी लिया, पढ़ भी लिया और सेठ को परमानेंट रिलीफ दे दिया। जरा पता लगाइए कि आम आदमी के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट कभी इतना एक्टिव हुआ? वहां के जज इतने एक्टिव हुए? देश की सत्ता में बैठे लोगों के परम मित्र ने अमेरिका में जाकर न जाने कितना मिलियन डॉलर वहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए लगा दिया है, वो निवेश कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ऐसे सेठों से, सत्ता के मित्र सेठों से पूछे कि आपको अमेरिका के युवाओं की चिंता है, वहां की अर्थव्यवस्था की चिंता है, अपने देश की नहीं? अपने देश में खाली सरकारी संपत्तियों को लूटना है, कब्जा करना है, रद्दी के भाव खरीदना है, यहाँ जनता के टैक्स के पैसे से अपना कर्ज माफ करवाना है और फिर वही पैसा ले जाके अमेरिका में लगाएंगे। क्या न्यायपालिका की यह जिम्मेदारी नहीं थी चीफ जस्टिस? अभी हाल ही में हमने वीडियो देखा, संभवतः उड़ीसा का था, एक भाई, बुजुर्ग भाई अपनी बहन की अस्थियां कब्र से खोद कर लेके जाता है बैंक में दिखाने के लिए, मात्र 19,000 रुपए के लिए। बहन के खाते से निकालना था। बहन ने मरने से पहले बताया था कि भाई 19,000 रुपए मेरे खाते में है। सवाल है कि क्या इस देश की किसी न्यायपालिका ने सत्ता से पूछा कि जनता का हाल इतना खराब कैसे हो गया कि 19,000 के लिए कब्र खोदकर बहन के हड्डियों को बैंक में ले जाना पड़े? क्या इसमें न्यायपालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपकी अदालतों से सेठों का मामला तुरंत फाइनल हो जाता है, सरकारों का तुरंत फाइनल हो जाता है, बार बार स्पष्ट रूप से दिखता है कि सत्ता को लाभ मिलता है। मगर जब लोकतांत्रिक महत्व के मामले जाते हैं, जहां जनता की बात आती है, वहां सब कुछ शून्य क्यों पड़ जाता है? चुनाव संबंधी कितने मामले अदालतों में लटके पड़े हैं? क्या आपको इसकी चिंता है? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का केस ही कितने लंबे वक्त से लटका पड़ा है? पिछले साल होली के पहले आपने कहा था कि होली बात सुनेंगे, 2 होली गुजरने के बाद आपने मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया और अब वो बेंच कह रही है कि चुनाव आयोग के स्वतंत्र हुए बिना निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। तो क्या आपको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं थी चीफ जस्टिस कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे? जजों की नियुक्ति किस तरीके से गुपचुप हो रही है और कैसे कैसे लोगों को जज बनाया जा रहा है, जिन लोगों का नाम साल 2022 में ही रोक कर रखा गया था क्योंकि उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं था, इतिहास ठीक नहीं था कथित रूप से, अब उनका नाम फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्या उनका इतिहास साफ हो गया, वॉशिंग मशीन में धुल गए? देश भर के वकील पूछना चाहते हैं कि जजों की नियुक्ति किस आधार पर हो रही है, ठेके पर जज क्यों लगाए जा रहे हैं, दूसरे हाईकोर्ट से लाकर दूसरे हाईकोर्ट में जज क्यों लगाए जा रहे हैं, कैसे 56 हाईकोर्ट जजों को दरकिनार करके एक को सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है, कुछ तो बताइए। और तो और जज बनने के लिए कोई पेपर भी नहीं होता, कोई एग्जाम नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ऐसे बना दिए जाते हैं, यानी न तो एग्जाम है, न पेपर है, न पेपर आउट का झंझट। वहां व्यवस्था मजबूत है, कौन किसका करीबी है, कौन किसका साथी है, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसको किस तरीके से लाभ पहुंचा सकता है और कौन कौन सा लाभ पहुंचा सकता है, नैतिक अनैतिक, ये सब कुछ, ये सारी व्यवस्थाएं खुलेआम
खुलेआम धड़ल्ले से चल रही। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजों से न्यायपालिका की साख खराब होती है? आप उसके बारे में क्या करते हैं चीफ जस्टिस, कुछ तो बताइए। बिहार में एसआईआर हुआ, याचिकाकर्ताओं ने आपसे बस इतना कहा कि एसआईआर वैध है या अवैध है इसका फैसला करिए। आपने उस सवाल को गायब कर दिया और सब कुछ उसी रास्ते पर चला जैसे चुनाव आयोग और भाजपा चाहते थे। बंगाल में आपने लाखों लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया। वो राइट न तो ज्ञानेश कुमार ने दिया था, न भाजपा ने दिया था और न ही आपने दिया था चीफ जस्टिस सूर्यकांत। ये अधिकार लोगों का संवैधानिक अधिकार है, मगर एक संवैधानिक पद पर बैठकर आपने उन्हें छीन लिया। 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए, मामला लंबित रह गया और आपकी बेंच कह देती है कि अगली बार वोट डाल लेना। 90 लाख से ज्यादा लोगों का नाम काट दिया गया और जैसी जैसी चुनावी चोरियां, कथित चोरियां बंगाल से आ रही हैं सामने, उन सब के बारे में क्या आपको जानकारी नहीं है चीफ जस्टिस? यदि है तो क्या कर रहे हैं? क्या इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? और अभी सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वाले मामले में जब मीटिंग हो रही थी, राहुल गांधी ने शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि उम्मीदवारों की डिटेल उन्हें नहीं दिए गए। तो आप वहां निष्पक्ष की भूमिका में थे ना, आप तो किसी राजनीतिक दल के थे नहीं। आपने क्या किया? क्या आपको मोदी सत्ता से नहीं कहना चाहिए था कि राहुल गांधी को सारे उम्मीदवारों की डिटेल दीजिए? आपने क्या किया? क्या जिम्मेदारी है और क्या जवाबदेही थी वहां पर आपकी? चीफ जस्टिस की इन टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं के खिलाफ की गई टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हद तक सामान्य है। मैं समझता हूं कि आपके सामने उपस्थित युवा गैर जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन इस तरह की सामान्य टिप्पणियां कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी घृणा को, यानी आपकी घृणा को दर्शाता है, जो फांसीवादी सत्ताधारी व्यवस्था के दृष्टिकोण को भी प्रतिबिंबित करता है। यह एक गलत संदेश देता है। चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने तो बाकायदा लंबा चौड़ा प्रार्थना पत्र चीफ जस्टिस को लिख दिया है। देश भर के तमाम बुद्धिजीवी हुजूर के ऐसे बयानों से विचलित हैं। आपको बता दूं कि ये वो शब्दावली है जो आईटी सेल के नफरती चिंटू प्रयोग करते हैं। मुझे याद है अभी 2-4 दिन पहले ही किसी चिंटू ने एक्स पर मेरे लिए लिखा था कि तुम सपोले हो, तुम जैसों का सर कुचल देना ही एकमात्र उपाय है। अब आप बताइए कि उस नफरती चिंटू के कमेंट में और चीफ जस्टिस के कॉकरोच वाले कमेंट में क्या अंतर है? कॉकरोच को भी तो मार ही दिया जाता है ना। तो मैं भी माननीय चीफ जस्टिस से अनुरोध करना चाहता हूं कि हुजूर हिटलर की तरह एक गैस चैम्बर बनवाइए ना। देश के बेरोजगारों से कहिए ना कि चलो तुम्हें नौकरी दी जा रही है। नौकरी के नाम पर ये लालची बेरोजगार कुछ भी कर जाएंगे क्योंकि मजबूरी है। बारी बारी से लाखों को उस चैम्बर में भरिए, दरवाजा बंद करिए और हाइड्रोजन साइनाइड वाली जहरीली गैस छोड़वा दीजिए, क्योंकि कॉकरोच को मार देना ही बेहतर होता है, वरना घर में गंदगी फैलती है। आपकी नज़र में देश के युवा, सोशल मीडिया और मीडिया तथा आरटीआई कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट कॉकरोच ही है ना, मार दीजिए। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप तो मालिक हैं। लेकिन लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते एक सवाल आप सभी को पूछना चाहिए और उसका जवाब भी ढूंढना चाहिए कि असल में कॉकरोच यानी तिलचट्टा कौन है। तो जो देश की तमाम संपत्तियों को कुछ लोगों के नाम कर दे और जिम्मेदार लोग टुकुर टुकुर मुंह देखते रहें, कुछ भी ना करें, असल में तिलचट्टा वो है जो अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए आए दिन सत्ताधारी दल के नेताओं के कार्यक्रमों में हलवा पूड़ी खाते हुए नजर आए, फोटो खिंचाते नजर आए। असल तिलचट्टा वो है जो गोदी मीडिया के सबसे नफरती एंकर के साथ टेबल शेयर करे। सिस्टम का असल तिलचट्टा वो है जो लोकतंत्र में लोकतंत्र को बर्बाद करे। असल तिलचट्टा वो है जिसके कलम से लाखों लोगों का संवैधानिक अधिकार छीन लिया जाए। असल तिलचट्टा वो है जिसके होने से संस्थान की गरिमा गिर जाए। असल तिलचट्टा वो है जिसकी नजरों के सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था धूल धूसित होती रहे और वो खामोश रहे। असल तिलचट्टा वो है जिसके पद का लाभ केवल बड़े बड़े लोगों को मिले, आम आदमी को नुकसान हो, जो अपने पद का दुरुपयोग करे। असल तिलचट्टा वो है। बाकी माननीय चीफ जस्टिस, आप मालिक हैं, बड़े हैं, माननीय हैं, इतने बड़े पद पर हैं, आपसे अनुरोध है कि तिलचट्टों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। गैस चैम्बर बनवाइए दीजिए और देश के करोड़ों युवाओं को वहां ठूस के मरवाइए दीजिए।